28 फरवरी 2026 ओमान के पोर्ट दुक्कम और साले के ऊपर दो ड्रोन्स उड़ रहे होते हैं, शाहिद 136। एंड इससे पहले वहाँ की अथॉरिटी समझ पाती कि इन हुती रेबल्स के पास ये इतने हाईटेक ड्रोन्स कैसे आ गए, तो देखते देखते वहाँ पे जो दो बहुत बड़े ऑयल टैंकर्स होते हैं वो उन पे जाकर टकरा जाते हैं। एंड सून ओमान को अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। जब शाम को ईरान की स्टेट मीडिया आके कहती है कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अल खमीनी, अमेरिका ने उनको मार गिराया है। एंड ठीक कुछ दिन बाद 11 मार्च को ईरान कुछ और ड्रोन्स भेजता है साले पोर्ट पे। और इस टाइम क्या होता है कि वहाँ पे जितने भी स्टोरेज बंकर्स होते हैं, टैंक्स होते हैं कच्चे तेल के लिए, वो वहाँ पे टकरा जाता है और एक ऐसी आग स्टार्ट हो जाती है जिसको बुझाने में कई दिन लग जाते हैं। इससे पहले इन अटैक से ओमान उबर पाता तो 2 दिन बाद ठीक 13 मार्च को ड्रोन्स की एक वेव और आती है। और स्पेशली इनका जो टारगेट था वो था ओमान का सिविलियन इकोनॉमिक हब सोहार रीजन में, जहाँ पे इस देश की सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है। एंड ट्रेजिकली इस दिन 2 भारतीयों की मौत भी जाती है। जब तक सीज फायर होता 8 अप्रैल तक तो वेल इट वॉज ऑलरेडी टू लेट। 19 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और अमेरिका अपना एक A-10 वॉरथॉग जेट फाइटर। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस और आज की वीडियो में हम अनकवर करेंगे एक ब्रूटल लेसन को कि आज के डेंजरस टाइम में न्यूट्रल रहना कितना ज्यादा खतरनाक है और कभी कभी एक स्ट्रेंथ कब कमजोरी में बदल जाती है उसके बारे में भी जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब ओमान के ऊपर ये अटैक होता है तो ये एक चेन रिएक्शन को स्टार्ट करता है। एंड इसके चपेट में जो सबसे पहले आता है तो वो होती है इंश्योरेंस कंपनियां, जो इन कार्गो शिप्स और इनके ऊपर जो कंटेनर्स होते हैं इनको इंश्योर करती है। रातों रात वो क्या करते हैं कि अपने जितना भी प्रीमियम है उसको एस्ट्रोनॉमिक लेवल पे काफी हद तक बढ़ा देते हैं लड़ाई को देखते हुए। एंड यहाँ से जो पैनिक है वो शिफ्ट हो जाता है बड़ी बड़ी शिपिंग जाइंट्स के ऊपर, जैसे मार्सेक या फिर हैपेंगलोयड। इनके पास भारी मात्रा में कार्गो शिप्स होती है एक देश से दूसरे देश तक सामान ले जाने के लिए। बट वो भी अपनी एक निंजा ट्रिक को आजमाती है जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता होता है। इंटरनेशनल शिपिंग में ना एक लूप होल होता है एंड इसको बोलते हैं द एंड ऑफ वॉयज क्लॉज। सो बेसिकली अगर किसी कंपनी को लगे कि आगे लड़ाई है या आगे काफी ज्यादा खतरा है, स्पेशली ना सिर्फ कार्गो शिप्स, यहाँ तक कि उसके जो कैप्टन और जो उसके क्रूज है, तो वेल उनके पास ये एक लीगल राइट होता है कि एज सुन एज पॉसिबल वहां से यूटर्न लेके जो भी अगर नियरेस्ट जगह होती है, नियरेस्ट पोर्ट होती है सेफ, वहां पे अपने सारे कार्गो को डंप कर सकता है तब तक जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। एंड गेस व्हाट, इसके लिए आप इनको सू भी नहीं कर सकते। बट सुन जो ये चेन रिएक्शन था ये फैल जाता है नेक्स्ट एक्टर के ऊपर। रातों रात क्या होता है कि भारत के जितने भी वेस्टर्न कोस्ट लाइन होती है, गुजरात और महाराष्ट्र की, वहाँ पे एक एक करके जो कार्गो कंटेनर शिप्स है वो आनी स्टार्ट हो जाती है, एक आर्माडा। एंड सडनली क्या होता है कि एक हफ्ते के अंदर इन्हीं पोर्ट्स पे 50,000 कार्गो कंटेनर्स आ जाते हैं, स्पेशली मुंबई के नवा शिवा और गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के ऊपर। ऑन पेपर्स ये एक मैसिव कमर्शियल विक्ट्री तो लग सकती है भारत के लिए कि यस फाइनली कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग रूट है अब वो भारत से होकर निकलेगा। बट ये अपने साथ एक बहुत बड़ा ट्रैप भी लेकर आती है। एंड लेट मी टेल यू हाउ। ये जो अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम थी तो उसने एक डोमिनो इफेक्ट को स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जो एक कंटेनर थे इन्होंने जाम करा पोर्ट को, और जब इनको खाली कराने के लिए ड्राइवर्स मंगाए गए तो वेल एंड में जो ट्रक ड्राइवर्स है उनकी भी कमी पड़ गई। एंड इससे पहले अथॉरिटीज इस झटके से निकल पाती तो वेल दूसरा झटका लगता है भारत के एक्सपोर्ट्स को लेके। सो बेसिकली जो ये कंटेनर शिप्स होती है ये हमेशा भर के नहीं आती इंडिया में, ये अपने कभी कभी जो खाली कंटेनर्स है उसको भी लेके आती है, सो दैट इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन और जो एक्सपोर्टर्स है इसमें कार्गो डाल के अपना दूसरे देश में ट्रांसफर कर सके। बट रातों रात क्या होता है कि इनकी कमी पड़नी स्टार्ट हो जाती है, सो मच सो दैट ये डेफिसिट 45% बढ़ जाता है 2 हफ्ते के अंदर ही। एंड इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे असम की चाय या फिर गेहूं या फिर चावल भेजने हैं किसी दूसरे देश में तो वेल अगर मेरे को ऐसे कंटेनर चाहिए तो वेल मुझे काफी प्रीमियम देना पड़ेगा, इनकी इतनी कमी पड़ चुकी है। और अगर इतना भी काफी नहीं था तो वेल जितना सामान आ रहा था भारत के लिए जो जरूरी था तो वेल वो भी खड़े रहने लग गए पोर्ट्स के बाहर ही, वो भी उस टाइम पे जब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े जा रहे हैं इस लड़ाई से। बट क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज ड्यू। और जो ये पैनिक था जिसमें जो इंडियन गवर्नमेंट और जो स्पेशली पोर्ट अथॉरिटीज थी तो वेल उनकी भी थोड़ी तारीफ बनती है। एंड वो शुरुआत करते हैं कैबोटाज लॉ से। सो बेसिकली इन अ सिंपल टर्म ये कैबोटाज लॉ क्या कहता है कि अगर एक बंदा बिहार से अपना सामान शिप करना चाहता है गुजरात में तो वेल जो ये कंटेनर शिप्स होंगी ये भारत की ही होनी चाहिए, ना कि कोई फॉरेनर्स, सो दैट इंडिया की जो इकोनॉमी उसको थोड़ा सा बूस्ट मिल सके एंड प्रोटेक्ट भी कर सके। और इसको काफी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स भी करा जाता है। बट जैसे जैसे जो ये पोर्ट्स थे इनको चोक करा जा रहा था तो वेल एक आम आदमी के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना गुड्स को तो वेल वो काफी महंगा पड़ रहा था। सो इसी के तहत जो एक कैबोटाज लॉ था भारत सरकार इसको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देती है। एंड दैट मीन्स कि अगर कोई एक इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी है वेल वो भी हमारे देश का कार्गो एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकती है। एंड विद इन कुछ दिन के अंदर जो ये ब्लॉकेड लगा हुआ था देश के अंदर भी तो वेल वो खुलना स्टार्ट हो जाता है। वेल जो ये
ये इंसिडेंट था ये अपने साथ कुछ हिडन अपॉर्चुनिटीज और कई हार्ड लेसन्स देके भी जाता है। एंड जो सबसे बड़ा फायदा हुआ था भारत को इससे लेके तो वो था द स्ट्रेस टेस्ट। सो बेसिकली एक क्रेडिबिलिटी होती है किसी पोर्ट की कि वो अंडर सीवियर प्रेशर इतनी सारी वॉल्यूम्स को होल्ड कर सकता है कि नहीं। एंड भारत ने ठीक ये करके दिखाया। जो ये 50,000 अनएक्सपेक्टेड कंटेनर्स आए थे, भारत ने सीवियर प्रेशर के अंडर इसको ना सिर्फ मैनेज करा बल्कि दोबारा से अपनी खुद की जो इकोनॉमी है उसको दोबारा से ओपन करा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। एंड जो ये रेपुटेशन है इसको आप इंटरनेशनल मार्केट में खरीद नहीं सकते। और इसने एक ठप्पा लगा दिया है भारत के पोर्ट्स को लेके कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई क्राइसिस होगी तो भारत एक सेफ हेवन बन के निकल सकता है इंडियन ओशन रीजन में। और इस अपॉर्चुनिटी को और रियलाइज करा जा सकता है जब इस भारत और भी ज्यादा काम करे ना सिर्फ इन पोर्ट्स के ऊपर बल्कि इसकी नेक्स्ट स्टेज के ऊपर भी। तो हमारे पोर्ट तब तक ही स्ट्रांग है जब तक हमारा जो बैकयार्ड है वो इक्वली स्ट्रांग रहेगा। इस इंसिडेंट ने दिखा दिया कि कैसे जो इंटरनेशनल शिपिंग जाइंट्स हैं वो अपना कार्गो आराम से डंप कर सकते हैं इमीडिएटली पोर्ट के ऊपर। और ये ब्लॉक कर सकता है ना कि भारत के एक्सपोर्ट्स बल्कि इंपोर्ट्स को भी। बट भारत को कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे सो दैट कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई क्राइसिस होगी तो जो ये कार्गो कंटेनर्स होंगे इनको डायरेक्टली लोड करा जाएगा ट्रेन के ऊपर। एंड वो ट्रेन उनको इकट्ठा करेंगी भारत के डीप ड्राई डॉक्स के अंदर सो दैट जब तक सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हो जाती तब तक वहाँ पे सेफ रहेंगी विदाउट ब्लॉकिंग इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एंड एक और अपॉर्चुनिटी जो भारत को रियलाइज करनी पड़ेगी कि जो ये क्लियरेंस प्रोसीजर होता है पहले इसको और भी ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा एंड हेविली ऑटोमेट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स विद प्रॉपर सेफगार्ड्स सो दैट एक शिप को कई दिनों तक बाहर ना खड़े रहना पड़े। एंड ना सिर्फ वो पोर्ट को ब्लॉक कर रहा होगा बल्कि जो पीछे का रास्ता होगा उसको भी ब्लॉक करेगा उन शिप्स के लिए जिनकी भारत को असल में जरूरत होती है। जो ये ओमान के साथ हुआ था ये भारत को एक बहुत बड़ा लेसन भी देके जाता है। ओमान की जो सबसे बड़ी गलती थी कि उसने जितने भी स्टेप्स लिए थे अपनी इकोनॉमी के लिए तो इट वाज ऑल इंटायरली बेस्ड अपॉन द प्रोमिसेस। उन्होंने अमेरिका से भी दोस्ती करी एंड देन उन्होंने ईरान से भी दोस्ती करी और वो इस रीजन में जीते रहे कि दोनों हमारे अच्छे दोस्त हैं तो हमारे ऊपर कोई नहीं हमला करेगा। और ये इल्यूजन चकनाचूर हो जाता है 28 फरवरी के दिन। ओमान ने प्रेशराइज नहीं करा अमेरिका को कि जैसे उन्होंने यूएई या सऊदी अरेबिया में अपने थर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर्स को डिप्लॉय कराए वो भी वहाँ पे करे। एंड नॉट ओनली दैट जब उन्होंने अमेरिका को अलाउ करा था कि उनके जितने भी डीप पोर्ट्स है जहाँ पे अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और जो न्यूक्लियर सबमरीन को डॉक कर सकता है तो ना चाहते भी उन्होंने जो साइड है वो चूज कर ली थी अमेरिका के पाले में। एंड द लेसन इज वेरी क्लियर फॉर इंडिया। अगर हमें एज अ राइजिंग सुपर पावर सर्वाइव करना है तो जो हमारी न्यूट्रलिटी है आज के टाइम पे तो उसके भी दांत होने चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस एंड ये मेरे थॉट्स है कि जो काम चाइना की नेवी कर रही है इंडियन ओशंस में वो भारत की नेवी को करना चाहिए एंड इसका जिम्मा बैठता है सरकार के ऊपर ही। हमें एज सुन एज पॉसिबल जो हमारी नेवी है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा सो दैट जो इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और जो ये अरेबियन सी है इसकी जो सेफ्टी है वो भारत ही इंश्योर करे। और वही पॉसिबल हो पाएगा अगर हमारी नेवी स्ट्रॉन्ग है लाइक चाइना एंड अमेरिका। और इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये जरूरी नहीं है कि जो एक मिसाइल है वही आपकी इकोनॉमी को तबाह कर दे। कभी कभी जो एक कंटेनर शिप्स है ये भी मिसाइल से भी बदतर काम कर सकती है किसी भी देश के लिए। एंड ऑल इट टेक्स कि जो ये ब्रोकन सिस्टम है उस पर थोड़ा सा और प्रेशर पड़े। अगर आपके भी कोई विचार है इस वीडियो को लेके सो फील फ्री टू शेयर इट। मेरा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। एंड अगर वीडियो सही में पसंद आई हो सो डू लीव अ लाइक एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट और लेकर आऊंगा विद यूनिक एंगल्स के साथ। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर एंड प्रिंस आउट।